अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए एक और एमसीक्यू है। हमने 70 कर लिए थे, ये एमसीक्यू 71 है और इसको हम देख लेते हैं। ये मैंने लिया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से, 2 जनवरी का है इसी साल का। तो इसको देखते हैं हम। इसमें उन्होंने पूछा है कि A 28-year-old man returns for follow-up after treatment for deep venous thrombosis. The DVT was complicated by non-occlusive pulmonary embolus in the segmental branches of the left lower lobe and lingula, as seen on the CT angiogram of the thorax. He has no history of recent trauma or long-distance travel, and he does not smoke or use illicit drugs. The patient was treated with therapeutic low molecular weight heparin and transitioned to warfarin 5 mg daily by mouth. Rivaroxaban was initially recommended, but there were cost concerns. His international normalized ratio is 2.3 within the target range of 2 to 3.0. ठीक है। अब ये लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन में क्या इन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं। ल्यूकोसाइड काउंट इज 10,600 पर मिलीमीटर क्यूब, हीमोग्लोबिन 8.6 ग्राम पर डेसीलीटर, प्लेटलेट काउंट 586,000 पर मिलीमीटर क्यूब, MCV 66, टोटल बिलिरुबिन MCV यानी कि मीन कॉप्सुलर वॉल्यूम, टोटल बिलिरुबिन 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 12.8%, क्रिएटिनिन 0.9 ग्राम पर डेसीलीटर। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस इज मोस्ट लाइकली इन दिस केस। ये सिनेरियो सुन के और उसकी इन्वेस्टिगेशन देख के आप बताइए। पहला ऑप्शन है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, दूसरा है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, तीसरा है वॉन विल्ब्रैंड डिजीज़, चौथा है फैक्टर 8 इनहिबिटर और फैक्टर ई है फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो कौन सी होगी। अब अगर हम इसमें देखें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो है वो एक एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया है जो ऑटो एंटीबॉडी इंड्यूस्ड है और जो रिकरेंट वीनस और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस करता है। ठीक है, और ज़्यादातर औरतों में होता है, प्रेगनेंसी में इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस फॉस्फोलिपिड के ख़िलाफ़ बनती हैं, अगेंस्ट फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो सारे सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है वो सब में फॉस्फोलिपिड ही है, बायोलिपिड लेयर होती है, तो वो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा एंटीकार्डियोलिपिन जो ये प्रोटीन उसका मतलब ये सारे फॉस्फोलिपिड में शामिल है, उसके ख़िलाफ़ होती हैं। और थ्रोम्बिन उसके अगेंस्ट भी बनती हैं। ठीक है, तो ये ऑटो एंटीबॉडी इंड्यूस्ड है और ये प्राइमरी उस वक्त कहते हैं कि जब ये सिर्फ वो कोई और डिजीज़ ना हो इसके साथ, तो हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम APS। और अगर किसी डिज़ीज़ के साथ एसोसिएटेड है तो सेकेंडरी होता है, जैसे सिस्टमिक लूपस एराइथेमेटोसिस के साथ सबसे ज़्यादा इसकी इसमें चांसेस होते हैं कि ये हो। ठीक है, तो एक तो ये रिकरेंट इसमें हो रही होती हैं। ठीक है, दूसरा है वॉन विल्ब्रैंड डिजीज़। अगर हम देखें वॉन विल्ब्रैंड डिजीज़ जो है वो जो एक वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर होता है, यानी कि सब एंडोथीलियल वॉल से और प्लेटलेट्स को जोड़ता है। ठीक है, जब प्राइमरी हीमोस्टैसिस हो रही होती है ना, जब प्लेटलेट आके स्टिक होते हैं इंजर्ड एंडोथीलियम में, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन के बाद, तो उनको उस एंडोथीलियम से ना वो जोड़ रहा होता है। ये होता है वॉन विल्ब्रैंड फैक्टर, जो एंडोथीलियम में से भी निकलता है और प्लेटलेट में से भी निकलता है। तो ये वॉन विल्ब्रैंड डिजीज़ अगर होगी तो उसको थ्रोम्बोसिस तो नहीं होगा, उसको तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा ना, तो ये तो गलत हो गया। फैक्टर 8 इनहिबिटर, अब ये भी एक्वायर्ड थ्रोम्बोफीलिया में आएगा, जेनेटिक उसमें आएगा, हो सकता है उसको ये होता। या फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन, ये भी मतलब होता तो रेयर है लेकिन मोस्ट कॉमन है अगर रेयर डिजीज़ में देखा जाए, जिसमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है थ्रोम्बोसिस, जिसमें आप कहते हैं थ्रोम्बोफीलिया हो रहा हो, तो ये उसमें कॉमन होता है। लेकिन जो बजाते ख़ुद मतलब रेयर है, लेकिन फिर भी फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन से रिकरेंट थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ठीक है, और फिर इसमें अगर आप हिस्ट्री में दोबारा देखें कि
इन्होंने बताया कि ही हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ रीसेंट ट्रॉमा की मतलब इसलिए कि वो बेड रिडन ना हो गया हो, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जिसमें चांसेस होते हैं कि मतलब डीवीटी डेवलप होने के, तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि उसको एक दफ़ा डीवीटी हुई, फिर उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलस हो गया, तो आप ज़रूर ऐसे पेशेंट में जिसको रिकरेंट डीवीटी हो रही है, एक्वायर्ड मतलब ये कि थ्रोम्बोफीलिया की जो कॉजेज़ है ना, वो आप ज़रूर आपको देखनी चाहिए। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें सिवाय इसके कि वॉन विलब्रेंट डिजीज़ एक यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। बाकी ये इसलिए नहीं हो सकते, फैक्टर 8 इनहिबिटर इसलिए नहीं हो सकता, फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन इसलिए नहीं हो सकता, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें जो इन्होंने लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन दिखाई ना, वो क्या है देखें, फिर से देखें। इसमें इन्होंने बताया हीमोग्लोबिन उसकी 8.6 है। एक ये चीज़ आप देख लें कि उसकी हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया हुआ है इसको, और दूसरे उसका मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम 66 है, यानी उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया है। ठीक है, इट कॉरस्पॉन्ड्स विद दी थैलासीमिया इंटरमीडिया। सही है, थैलासीमिया इंटरमीडिया जो है, बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया, उसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसिटिक एनीमिया है, एमसीवी उसका कम है, हीमोग्लोबिन उसकी लो हुई है। बाकी अगर ये चीज़ें ना होती तो आप फैक्टर 8 या फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन भी हो सकता था उसको। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो बीटा थैलासीमिया इंटरमीडिया यानी कि बीटा थैलासीमिया खुद जो है वो हीमोग्लोबिनोपैथी है, और किस लिए होती है कि उसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, जो जीन है उनमें, मतलब ये कि जो बीटा थैलासीमिया में ना कि ग्लोबिन चेन सिंथेसिस की कमी हो जाती है, इनएफिशिएंट होती है सिंथेसिस, या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो इनएफिशिएंट ग्लोबिन चेन सिंथेसिस की वजह से बीटा थैलासीमिया होगा। और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है ना, उसमें 2 बीटा चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं। ठीक है, और ये जो है इन अल्फ़ा और बीटा चेन के जो पॉलीमर्स हैं ना, उसके साथ एक हीम जुड़ा हुआ है, टेट्रापायरोल हीम है, जिसमें आयरन बाइंड करेगा, और जो है वो ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन का जो काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, तो वो लंग से लेके टिश्यू तक जाएगा, टिश्यू से फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वो मतलब ये कि लंग तक आता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी काम है। अब क्या होता है कि जब बीटा चेन्स और अल्फ़ा चेन्स, 2 बीटा चेन 2 अल्फ़ा चेन्स जो नॉर्मल हैं, वो जो है ना, जो हीम है टेट्रापायरोल हीम, उसको रिड्यूस्ड स्टेट में प्रोटेक्ट करके अपने जो उसका फोल्ड है ना उसमें रखते हैं। ठीक है, तो वो रिड्यूस नहीं होना पाता जब तक कि टिश्यू में ना चला जाए। फिर ये होता है कि जो वो अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए ना किसी वजह से, तो मैट हीमोग्लोबिन बन जाएगा। मैट हीमोग्लोबिन जो है वो फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं होने देता। ठीक है, तो टिश्यू में नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन। सही है, तो ये, और फिर जब बीटा चेन्स, ग्लोबिन चेन्स जो हैं, उनकी अगर बायोसिंथेसिस रुक जाए तो फिर अल्फ़ा चेन्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और वो एक्यूमुलेशन की वजह से ना प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और इंजरी कर देती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें हो रहता है इंट्रा मेडुलरली, यानी कि इनफेक्टिव इरिथ्रोपॉइसिस जिसे आप कहेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा वेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर भी जो है वो डिपॉजिशन होने लगती है, उसकी वजह से हेमोलिसिस होने लगती है, तो हेमोलिटिक एनीमिया होने लगता है। तो पेशेंट को क्या क्या होगा, मतलब जॉन्डिस होगा, पेलनेस, एनीमिक होगा वो, और उसकी जितनी भी इरिथ्रोपॉइसिस है ना, फिर वो बढ़ जाएगी बोन मैरो में, तो वो सारी चेंजेस होने लगेंगी। एक्स्ट्रा मेडुलरी भी इरिथ्रोपॉइसिस होगी, तो स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी, लिवर एनलार्ज हो जाएगी वगैरह। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरे ये कि जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है वो मोर देन 95% होती है नॉर्मल। और जो फीटल हीमोग्लोबिन है, फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फ़ा चेन, 2 बीटा चेन होती हैं, और 2 गामा चेन होती हैं। और जो हीमोग्लोबिन A2 है, ये 1% तक होता है या लेस देन 1% नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। और जो
हीमोग्लोबिन A2 है, उसमें 2 बीटा चेन होती हैं और 2 जो हैं वो थीटा चेन होती हैं, ठीक है। और ये लेस देन 3-4% होता है नॉर्मल, ठीक है। अब अगर किसी को बीटा थैलेसीमिया है तो फर्स्ट 6 मंथ, पहले क्या होता है फर्स्ट 6 मंथ्स की बात मैं बाद में बताती हूँ। पहले ये है कि जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उसकी जो हीमोग्लोबिन है योक सैक में बनती है 6 to 8 वीक्स तक। फिर उसके बाद जो है वो मिड जेस्टेशन तक जो है वो लिवर में बनने लगती है। फिर उसके बाद जो है बोन मैरो में अंटिल डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद फिर टिल एडल्ट बोन मैरो में ही बन रही होती है, ठीक है। तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना वो 6 मंथ्स तक रहती है उसकी सिंथेसिस। उसके बाद जब अगर किसी को मतलब जेनेटिकली एक्वायर किया है बीटा थैलेसीमिया तो उसको जो है ना फिर थैलेसीमिया के सिम्टम आने शुरू होंगे 6 मंथ्स के बाद बच्चे को, ठीक है। इसलिए कि उस वक्त फीटल हीमोग्लोबिन फिर होती है तो वो उसको कंट्रोल रखती है, और फीटल हीमोग्लोबिन जब ख़त्म होने लगती है 6 महीने के बाद तो फिर जो है साइन सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है। और क्यों इसमें रिकरेंट थ्रोम्बोसिस के चांसेस हैं, इसलिए कि मतलब हिमोलिसिस हो रहा है, इंजरी हो रही है, एंडोथीलियम जो है वो एक्सपोज हो रहा है, सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, और वो प्लेटलेट को एग्रीगेट कर रहा है। फिर थ्रोम्बिन मतलब ये कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस, फिर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, तो थ्रोम्बाई बन रहे होते हैं ना, और छोटे छोटे फिर वेसल्स को वो ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो लेग अल्सर्स हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये आपको मतलब आना चाहिए ना अच्छी तरीके से। तो ये बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो जीन्स हैं, अल्फा थैलेसीमिया अगर लें तो क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म 16 में, और बीटा की जो हैं जीन वो शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11 में होती हैं। तो इसमें जो है जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है ना, एक में 141 अमाइनो एसिड, एक में 146 अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट दूसरे अमाइनो एसिड से हो जाती है, तो उस वजह से ये बीटा थैलेसीमिया होता है। और फिर जो है वो रिकरेंट थ्रोम्बोसिस जैसे मैंने आपको बताया ना, तो इसमें हो सकती है। तो इसका सही जवाब जो है ना वो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, ठीक है। तो ये अच्छा था, मतलब ये कि हम क्योंकि बीटा थैलेसीमिया इतनी तफसील से आप पढ़ें, क्योंकि आप एक्सरे भी अगर देखेंगे बच्चों को जब होता है तो उनकी जो फ्लैट बोन्स होती है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा मेजुलरी इंट्रामेजुलरी हीमोपोइसिस जो एक्सपेंड हो रही होती है उसकी वजह से एक स्पेशल वो हेयरी टाइप का आपको स्कल के बोन्स मिलते हैं ना, तो वो आप देखिएगा, और सारी फ्लैट बोन्स जो हैं वो एनलार्ज होने लगती हैं, ठीक है, डिस्टॉर्टेड टाइप की अगर शुरू से हो। तो ये मैंने आपके लिए कर दिया। और लास्ट टाइम जो है मैंने किया था MCQ 70, उसमें सिर्फ किसी एक ही ने मुझे लिखा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट तो किया करें ना, मतलब कमेंट करके मुझे बताएं तो सही ना आप लोग। और मैं बड़ा इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का, और ज़रूर आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी और MCQ के साथ। और अगर आपको कोई और चीज़ मेरे साथ, कोई और टॉपिक अगर आपको है कि मैं उसके ऊपर कर दूं तो प्लीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा। किसी ने मुझे लास्ट टाइम ये अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस के लिए कहा था, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर कर दूँगी आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।